बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। स्टोरी कॉर्नर में एक बार फिर से खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान तजम्मल रमज़ान। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल स्टोरी कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये वाक़या 1998 का है, जिसे अपने मोहतरम कारीन कराम की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जिसे पढ़कर आपके कल्ब व सलीम में औलिया है अल्लाह की अज़मत इंशाअल्लाह मज़ीद फ़िज़ा होगी। ये उन दिनों की बात है जब मुझे अब्बू ने अपने बंगले और फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन की ज़िम्मेदारी स्पुर्द की हुई थी, जिसका तीसरा साल मुकम्मल होने का था। इसके अलावा एक अहम बात जो मुझे नहीं भूल सकती वो ये थी कि मेरे छोटे भाई महमूद की फैमिली उन दिनों हज पर रवानगी के लिए तैयारी में मसरूफ़ थी। एक दिन मैं कुछ सामान की ख़रीदारी के सिलसिले में घर से निकला। जब घर से कुछ फासले पर पहुंचा तो याद आया कि मुझे बल्दिया के एक इंजीनियर से भी मुलाकात करनी है। तभी ख्याल पैदा हुआ क्यों ना पहले टेलीफोन पर मुलाकात का वक़्त तय कर लूँ कि मुबादन इंतज़ार न करना पड़े। उस वक्त मोबाइल फ़ोन की इस कदर बेकदरी नहीं थी। बेकदरी से मुराद इसका गैर ज़रूरी और गैर इखलाकी इस्तेमाल है। अब मेरे पास 3 ऑप्शन थे। नंबर 1, वापस घर चला जाऊं और वहां से फ़ोन कर लूं। नंबर 2, बग़ैर वक़्त तय किए मुलाकात के लिए चला जाऊं। नंबर 3, नज़दीक ही मौजूद अब्बू की फैक्ट्री से फ़ोन कर लूं। अब मुसीबत ये थी कि घर वापस जाने का मतलब था कि आधा घंटा मज़ीद ज़ाया करूं, और बग़ैर वक़्त तय किए हुए जाने में ये कबाहत थी कि अक्सर इंजीनियर्स बग़ैर पेशगी इत्तला के लिए विज़िट पर रवाना हो जाते हैं, जिसके सबब लोगों को इंतज़ार की ज़हमत बर्दाश्त करनी पड़ती है। सो ना चाहते हुए अब्बू की फैक्ट्री जो मेरे रास्ते में वाक़या थी की जानिब बढ़ गया, इस बात से बेखबर कि एक ऐसा हादसा जिसके असरात ता ज़िंदगी मेरे जिस्म पर मौजूद रहेंगे अब्बू की फैक्ट्री जा पहुंचा। फैक्ट्री के ऑफिस में उस वक़्त महमूद भाई और मेरा अब्बू के अलावा एक 10 साला भतीजा भी मौजूद था। मैं सलाम के बाद एक कुर्सी संभाल कर फ़ोन मिलाने लगा। दूसरी जानिब से फ़ोन बिज़ी था, जिसकी वजह से वक्फे से फ़ोन मिलाता रहा। तभी मैंने देखा कि वो मेहमान हाथों में फ्रूट की थैलियाँ संभाले ऑफिस में सलाम करते हुए दाखिल हुए। मुझे लगा शायद वो अब्बू के जानने वाले हैं, और हो सकता है कि अब्बू और महमूद भाई को भी यही तासुरात रहे हों। दोनों मेहमानों ने एक तायराना नज़र ऑफिस में मौजूद हम चारों पर डाली, और इसके बाद फलों के शॉप पर एक कुर्सी पर रखते हुए बड़ी फुर्ती से अपने अपने पिस्टल कमीज के नीचे से निकालते हुए हम पर तान लिए। अब्बू की शराफत और सादगी के अगरचा सभी मोतरफ हैं, लेकिन अब्बू जुल्म और जबर को बर्दाश्त करने वालों से सख्त नाला रहते आए थे। इनका फलसफा है कि अगर लोग जुल्म और जबर सहना छोड़ दें और हालात का हिम्मत से मुकाबला करते हुए जालिम के सामने डट जाएं, तो किसी जालिम की हिम्मत ना हो कि वो मजलूम को दबा सके। मुझे मालूम था कि उन डाकुओं ने गलत जगह का इंतखाब कर लिया है, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि एक तरफ महमूद भाई की हज की रवानगी का वक़्त करीब था, तो दूसरी जानिब एक बच्चा भी हमारे दरमियान मौजूद था। मैंने आंखों से इशारा करते हुए अब्बू और भाई को एक्शन से बाज रहने की दरख्वास्त की, जिसे अब्बू और भाई ने उस वक़्त मान भी लिया। वो दोनों मेहमान नवाज डाकू हमें बावर कराने लगे कि हमारे बाकी साथी बाहर मौजूद हैं, लिहाजा कोई हमाकत नहीं करना, वरना कल तुम लोगों की खबर बमा तस्वीर के अखबार में छप सकती है, क्योंकि जान लेना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। इसके बाद वो लोग बड़ी दयानतदारी के साथ दराजों की सफाई करने लगे। जब तमाम कैश निकाल चुके तो एक मर्तबा फिर किसी मेहरबान और मुशफीक उस्ताद की तरह समझाने लगे कि खामोशी इख्तियार करने में ही हमारी कामयाबी और सेहत का राज मुज़मर है। इस वारदात के दौरान इन्होंने टेलीफोन की तार को भी बड़े बेदर्दी के साथ कई जगहों से तोड़ डाला। एक खुशाइंद बात ये हुई कि उन शरीफ लोगों ने दौरान डकैती ना कोई नाजेबा कलमा अपने मुंह से निकाला और ना ही हमारी जेबों को टटोला, वरना मुझे कवी अंदेशा था कि महमूद भाई और अब्बू किसी मामूली बेइज्जती पर अपने गुस्सा पर कंट्रोल ना रख सकेंगे।
बहरहाल यूं ही वो दोनों डाकू ऑफिस से निकले तो महमूद भाई कहने लगे, कल ही अब्बू के कहने पर दोनों हथियार घर भेज दिए गए हैं। लगता है किसी ने मुखबरी की है कि आज हम लोग गैर मुसल्लह हैं, लेकिन मैं इन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। वो ये कहते हुए ऑफिस से भागते हुए बाहर निकले तो उन दोनों डाकुओं की शामत अमाल थी कि उनकी मोटरसाइकिल स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। महमूद भाई ने जंप लगाकर डाकू को मोटरसाइकिल से नीचे गिरा लिया। डाकू के नीचे गिरते ही मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और बाकी दो डाकू भी नीचे आ रहे, लेकिन वो लोग काफी तरबियत याफ्ता थे। नीचे गिरते ही फौरन उठ खड़े हुए और दो डाकुओं ने फिर अपने पिस्टल निकाल लिए। अब सिचुएशन ये थी कि वो दोनों महमूद भाई को टारगेट बना रहे थे। तभी मैंने बढ़कर एक डाकू को काबू कर लिया। छीना झपटी उसका डाकू का पिस्टल मेरे हाथ में आ गया, लेकिन मुझे तो असला इस्तेमाल करना ही नहीं आता था। लिहाजा यूं ही पिस्टल मेरे हाथ में आया, मैंने उस पिस्टल को काफी दूर उछाल दिया और जैसे बन पड़ा उस डाकू की मरम्मत में मसरूफ हो गया। दूसरा डाकू मुसलसल फायरिंग कर रहा था, जिसकी वजह से महमूद भाई को दफाई पोजीशन लेना पड़ी और वो डाकू से काफी दूर हो गए। उस डाकू ने 2 फायर अब्बू की जानिब, 2 फायर महमूद भाई की जानिब और मुझ पर 3 फायर किए, लेकिन गोली लगने का एहसास एक मरतबा भी पैदा ना हो सका, जिसके सबब मुझे ये समझा कि शायद ये असला चलाने के मामले में मेरी तरह नाड़ी है। इस वजह से मैं अपने शिकारी की खूब मरम्मत में मसरूफ रहा। हम दोनों सड़क पर गुत्थम गुत्था पड़े थे। कभी डाकू ऊपर जाता था तो कभी मैं ऊपर हो जाता था। इस लड़ाई में 2-3 मरतबा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने सुई चबोई हो। मुझे लगा कि शायद सड़क के कंकर पत्थर चुभ रहे हैं। तभी मैंने देखा कि उस डाकू ने एक मजीद फायर महमूद भाई की जानिब किया और महमूद भाई लड़खड़ा कर गिर गए। मुझे लगा अब की बार निशाना महमूद भाई को लग गया है, सो मैंने डाकू को छोड़ा और महमूद भाई की जानिब दौड़ना चाहा। तभी एक फायर मजीद हुआ और मुझे अपने कोहले की हड्डी की चटकने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने मजीद चलना चाहा, मगर पाँव में ऐसी शदीद तेज उठी कि मैं नहीं चल पाया और वहीं गिर गया। डाकुओं ने इस मौके का फायदा उठाते हुए फरार को गनीमत जाना और मोटरसाइकिल जिसे तीसरे शख्स ने स्टार्ट कर रखा था पर सवार हुए और दूर मौजूद मजमे की जानिब हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मुझ पर गनूदगी तारी होने लगी थी। जब अपने कपड़ों को देखा तो वो खून से तरबतर थे। महमूद भाई पर ऐसा गुस्सा सवार था कि इन्होंने बजाय मेरी जानिब तवज्जो करने के अपनी बाइक पर फिर डाकुओं का पीछा करना शुरू कर दिया। काफी दूर जाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो मुझे जख्मी हालत में छोड़ आए हैं तो वापस पलटे, लेकिन तब तक स्टाफ में से कोई साहब मुझे गाड़ी में डालकर सिविल अस्पताल के लिए रवाना हो चुके थे। पुलिस कार्रवाई के बाद मुझे इंकशाफ हुआ कि जिसे मैं अनाड़ी समझ रहा था वो कमबख्त तो पक्का निशानेबाज निकला। मेरे जिस्म को फाड़ते हुए 3 गोलियां जिस्म से आर पार हो चुकी थी, जबकि एक गोली डॉक्टरों के मुताबिक अभी जिस्म में मौजूद हो सकती है, क्योंकि इनको मेरे जिस्म पर जख्मों के 7 निशान मिले थे, जिनमें से 4 सुराख एंट्री के और 3 एग्जिट के थे। वहां मौजूद सर्जन मेरे एक दोस्त थे, जिन्हें मैंने बताया कि मुझे मसाने की जगह बहुत तकलीफ महसूस हो रही है। जब इन्होंने इस जगह का मुआयना किया तो ऐलान किया कि यही 8वां सुराख है। चौथी गोली मसाने को फाड़ते हुए निकल चुकी है। जूं दोस्त अहबाब को इस हादसे का इल्म होता गया, लोगों का रश अस्पताल में बढ़ता जा रहा था। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और दूसरे टेस्टों के बाद मुझे जब ऑपरेशन थिएटर ले जाया जा रहा था, तभी मैंने अम्मा की बदहवासी के आलम में अपनी जानिब आते दिखाई दी। मुझे मालूम था कि अम्मा को उस वक़्त तसल्ली की ज़रूरत है, वरना वो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती। लिहाजा मैंने खुद को संभाला। यूं ही अम्मा मेरे नज़दीक आई। इन्होंने आते ही मेरे चेहरे पर अपने ममता भरे बोसों की बारिश कर दी। फिर यकदम डॉक्टरों की जानिब मुतवज्जा होते हुए गोया हुई, डॉक्टर साहब, कहाँ कहाँ गोलियां लगी हैं मेरे इकबाल को, और इसकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा तो नहीं है ना? इससे पहले कि डॉक्टर मेरे मुताल्लिक़ कुछ कहता, मैंने अम्मा को अपनी जानिब मुतवज्जा करते हुए बोलना शुरू कर दिया। अम्मा, कुछ नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ होता तो मैं इतने आराम से बातें कैसे कर पाता। मुझे गोलियां से कोई खतरा नहीं, मेरे बदन को सिर्फ छूती हुई गुजरी हैं। बस यूं समझ लीजिए चंद खराशें जिस्म पर पड़ गई हैं और तेरी दुआ मेरे साथ है। मुझे क्या होना है, लेकिन फैक्ट्री बाहर जो इतना खून
लोग बता रहे थे कि वो तेरे जिस्म से बहा है। अम्मा गैर मुतमईन लहजे में मेरे इस्तफार करने लगी। खून तो अम्मा डाकुओं का भी बहुत बहा था, हो सकता है वो वही खून तुमने देख लिया हो। अम्मा मेरे इस जवाब से अगरचा बिल्कुल मुतमईन ना हुई, मगर उनको तशवीश मेरे पुरइत्माद लहजे ने कुछ न कुछ कमी ज़रूर कर दी थी। इसके बाद मुझे स्ट्रेचर पर डालकर ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल कर दिया गया, जहां एक डॉक्टर ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और उसके बाद डॉक्टर्स मेरे उधेड़े हुए जिस्म पर अपने जोहर दिखाने में मसरूफ़ हो गए। मुझ पर अगरचा गनूदगी तारी थी, लेकिन मैं उन डॉक्टर्स की तमाम गुफ्तगू लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुन रहा था। जब मेरे दोस्त सर्जन ने दूसरे सर्जन से ये कहा कि सर्जी बाहर बहुत हजूम जमा हो गया है और पेशेंट की हालत सीरियस है, इसका मसाना भी गोली से फट चुका है और खून भी बहुत ज़्यादा बह चुका है, मरीज़ के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर खुदा न खास्ता इसे कुछ हो गया तो इतने लोगों को कौन संभालेगा? मेरा मशवरा है कि इसे हैदराबाद या कराची की जानिब रेफर कर दें। मुझे उस डॉक्टर पर उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, जो दोस्त होने के बावजूद अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ा रहा था। मैं नहीं जानता कि वो बेहोशी की हालत थी या कौमे की, लेकिन मैं सब की बात सुन सकता था, लेकिन कुछ भी ना हो सकता था। वो दूसरा फ्लैशबैक जब हुआ तो मैं हैदराबाद के अस्पताल में पहुंच चुका था, जहां 4 डॉक्टर मुझ पर झुके हुए आपस में मशगोइयाँ कर रहे थे कि मैं रात बहुत मुश्किल जी पाऊंगा, लेकिन मैं जानता था कि मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन उस वक्त मैं कुछ कहने की पोजीशन में नहीं था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने डॉक्टर से कहा मुझे वापस मीरपुर खास भेज दें। उसने कहा तुम्हारी पोजीशन ऐसी हरगिज़ नहीं कि तुम्हें सफ़र कराया जाए, लेकिन मैं बाज़िद था कि मुझे उसी सर्जन दोस्त के पास जाना है जो मेरी बेबसी की हालत से जान छुड़ा रहा था। काफ़ी पसो पेश के बाद कागज़ पर साइन करवाए, जिसमें लिखा था कि अगरचा यहाँ से जाने के बाद मेरी मौत वाक़या हो जाती है या मेरी हालत बिगड़ जाती है तो अस्पताल इंतज़ामिया जवाबदेह नहीं होगी, बल्कि मैं खुद इसका जिम्मेदार हूँगा। बहरहाल अस्पताल से जो ही एम्बुलेंस मुझे लेकर बाहर निकली तो नाहमवार सड़क के झटकों की वजह से पेशाब की नाली में खून आना शुरू हो गया, लेकिन मैंने वापसी की तमाम तजवीज़ रद्द करते हुए मीरपुर खास की जानिब सफ़र जारी रखने की तलकीन जारी रखी और बाला आखिर 2 घंटे के बाद मीरपुर खास के सिविल अस्पताल पहुंच गया। मेरा दोस्त डॉक्टर अपने तर्ज अमल पर शर्मिंदा था, लेकिन उसके गुफारे में उसने बिलाशुबा मेरी वो खिदमत की कि जिसे मैं ज़िंदगी भर न भुला पाऊंगा। इस हादसे में मेरे दाहिने पाँव की एक हड्डी भी टूट गई। गोली कोहले की प्लेट से टकराकर मसाने को फाड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि अक्सर इस मुकाम पर गोली लगने के बाद गुर्दों की जानिब मूव कर जाती है, जिससे फौरी मौत वाक़या होने का अंदेशा लाक रहता है। मैं तकरीबन 20 दिन अस्पताल में दाखिल रहा। दोस्त अहबाब इस कसरत से तिमारदारी के लिए तशरीफ लाते कि अस्पताल की बजाय दोस्तों की महफिल का समा होता। डॉक्टर साहब ने मेरा बेड एक निस्बतन पुरसुकून गोशे में लगवा दिया था, जिसके सबब दूसरे मरीजों को भी इस आमदोरफ्त से मुतासिर ना होते थे। मोहतरम कायरीन, इब्तदाई दिनों में डॉक्टर मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा पुरुमीद नहीं थे, लेकिन मुझ पर कभी कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया जब मैं अपनी ज़िंदगी से नाउम्मीद हुआ हूँ। मेरे एक दोस्त ने जब इस बात का तज़किरा मुझसे अस्पताल में किया और कहने लगा कि इकबाल भाई, जब हम इब्तदाई दिनों में किसी भी डॉक्टर से आपकी सेहतयाबी की बाबत दरियाफ्त करते थे तो वो ज़्यादा पुरुमीद नहीं दिखाई देते थे, लेकिन आप हमेशा आने वालों को बड़ी खुद एतमादी से ये बताते कि आप बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे, और बाला आखिर आपकी कुव्वत इरादी ने आपको फिर से एक सेहतमंद इंसान बना दिया। तब मैंने अपने उस रफीक को बताया कि ये कोई कुव्वत इरादी की जीत नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक कहानी है जिसकी वजह से मुझे यकीन था अभी मेरी जिंदगी का दी एंड होने में वक्त बाकी है। वो इसरार करने लगे कि हमें भी वो कहानी जरूर सुनाएं, जिसके सबब आपको ऐसा कामिल यकीन मौत भी जिंदगी बदलती देखी है। दोस्तों के बेहद इसरार पर मैंने ये वाक़या अपने दोस्तों को सुनाना शुरू किया। ये तकरीबन 10 बरस पुरानी बात है। एक रात मैं अपने मुर्शिद करीम सैयदना सिराजुद्दीन वारसी दामत बरकातम आलिया की खिदमत में हाजिर था। मेरे मुर्शिद करीम अक्सर अपना बचा हुआ खाना या पानी मुझे अता फरमा देते, जिसे खाने के बाद मैं खुद में काफ़ी ज़्यादा रूहानी कुव्वत महसूस किया करता था। उस रात बाबा साहब
बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। अचानक बाबा साहब अंगीठी के पास पहुंचे, जिस पर एक छोटी सी गड़वी में बाबा साहब के लिए दूध गर्म हो रहा था। बाबा साहब ने अंगीठी के नीचे मौजूद राख को हटाया तो उसमें से एक देसी मुर्गी का अंडा दबा हुआ था। बाबा साहब ने उस अंडे को निकालकर उस जमी राख को हटाकर छीलने लगे। मेरे लिए ये मामला इंतहाई दिलचस्पी का हमल था, जिसे मैं बासद शौक से देख रहा था। बाबा साहब ने आधे से ज्यादा अंडा खाने के बाद मुझे करीब आने का इशारा किया। मैंने जो ही बाबा साहब के नजदीक पहुंचा, बाबा साहब ने मुस्कुराते हुए वो अंडा मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैंने बड़े एहतराम से वो अंडा खा लिया और इसका जायका बिल्कुल बॉयल अंडे जैसा था। लेकिन जो ही वो अंडा मेरे हलक से नीचे उतरा, मुझ पर गशी तारी हो गई। चारों जानिब ऐसा महसूस होने लगा जैसे आसमान पर हजारों चांद निकल आए हों और उनसे नूर की बरसात हो रही हो। मेरे पीर भाई घबरा कर मेरे नजदीक जमा हो गए। तभी बाबा साहब ने इरशाद फरमाया, घबराओ मत, अभी होश में आ जाएगा। फिर एक जुमला इरशाद फरमाया, शौक बहुत ज्यादा है मगर अभी बर्दाश्त का वक्त नहीं आया। ये कहकर कुछ दूध गड़वी से निकालकर मेरे हलक में टपकाया। जैसे ही दूध का जायका जुबान पर महसूस हुआ, तमाम रोशनी गायब हो गई और मैं नॉर्मल हो गया। उसके बाद काफी देर तक बाबा साहब मेरी जानिब मोहब्बत भरी निगाहों से देखते रहे। रात 1 बजे के करीब बाबा साहब पर एक वादत की कैफियत तारी होने लगी। बाबा साहब ने मेरा हाथ थामा और आस्थाना मुबारक से बाहर निकल आए और दूसरे पीर भाइयों ने साथ आना चाहा तो इन्हें हाथ के इशारे से मना फरमा दिया। इसके बाद बाबा साहब मेरा हाथ थामे सुनसान शाहराहों पर चलते हुए मुझसे कहने लगे, इकबाल जानते हो, अगले बरस तुम्हारी शादी हो जाएगी, बहुत अच्छी शरीके हयात मिलेगी तुम्हें। पहले बेटी आएगी और फिर बेटा आएगा, लेकिन ये सफर 4 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। उसके बाद तुम मक्का और मदीना देखोगे। 1 बरस बाद तुम्हारा दूसरा निकाह होगा और इस तरह कमोबेश 20 बरस तक आइंदा पेश आने वाले वाकयात को बयान फरमाते रहे। फिर अचानक ना जाने क्या हुआ कि बाबा साहब ने मेरा हाथ छोड़ दिया और फरमाने लगे, बहुत रात बीत गई है, घर जाओ, तुम्हारी माँ परेशान हो रही है। मैं बाबा साहब की बातों में ऐसा खोया हुआ था कि भूल ही गया था कि मेरा एक घर भी है जहाँ मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। उसके बाद बाबा साहब एक लम्हे भी नहीं ठहरे और वापस आस्थाने की जानिब चल दिए। मैं अपने घर की जानिब चल दिया। दोस्तों, बाबा साहब ने जो कुछ उस रात मुझे बताया था, खुदा की कसम एक बात भी उसके खिलाफ वाक़या नहीं हुई। इसलिए जब सारे लोग मेरी जिंदगी से मायूस हो रहे थे, तभी मुझे यकीन कामिल था कि जिन आइंदा आने वाले वाक़यात का बाबा साहब ने जिक्र फरमाया, वो भी जरूर पेश आकर रहेंगे, जिसके लिए मेरा जिंदा रहना शर्त अव्वलीन है। इसीलिए मैं सबसे कह रहा था कि अभी मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक अल्लाह का वली कम अज कम 20 बरस की जिंदगी की नवीस सुना चुका है, जिसमें 10 बरस गुजर चुके हैं और 10 बरस के वाकयात को अभी ज़हूर में आना बाकी है। और अल्लाह करीम कभी नहीं चाहेगा कि उसका कोई दोस्त दुनिया में झूठा साबित हो। और मोहतरम कायरीन, आज इस वाक़े को 22 बरस गुजर चुके हैं और वो तमाम बातें जो एक मर्द कलंदर हजरत सैयदना सिराजुद्दीन वारसी दामत बरकातुम आलिया, जो मेरे पीरो मुर्शिद भी हैं, ने मेरे मुतल्लिक इरशाद फरमाई थी, लफ्ज़ ब लफ्ज़, हरफ ब हरफ सच साबित हुई। आजकल आप दामत बरकात आलिया की अक्सर हालत वाजिद की कैफियत में रहते हैं। आपकी पैदाइश हिंदुस्तान के ज़िला मानकपुर में 1860 में हुई थी। इस तरह आपकी उम्र मुबारक आज 2010 में तकरीबन 150 बरस बनती है। अल्लाह करीम से दुआ है कि मेरे मुर्शिद करीम का साया मुसलमानों पर ता देर कायम रहे, ताकि लोग उनके दरियाए फैज़ से मुस्तफीद हो सकें। इसके साथ ही हमारी आज की स्टोरी का टाइम ख़त्म हुआ। कल एक नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपने मेज़बान तिजम्मल रमज़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।